ओके, वेलकम बैक। तो सीधे स्टार्ट करते हैं पेडागोजी से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये कि ये यूजीसी नेट के लिए है, बट इट कैन बी फॉर मेनी थिंग्स। बहुत चीज़ों के लिए काम आ सकता है ये कॉन्सेप्ट्स, जो भी आगे वीडियो में भी आएंगे। ठीक है, तो जनरली समझते हैं पेडागोजी। ठीक है, सीटेट के लिए हो या नेट के लिए हो या कोई भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हो। ठीक है, पेडागोजी क्या है? बेसिकली हम अगर कहें तो पेडागोजी का मतलब होता है कोई भी चीज़ पढ़ाने का तरीका, कोई भी पढ़ाने के तरीके को। ठीक है, उसको हम पेडागोजी बोलते हैं। बट बस उतना नहीं है, ये ज़रूर है, बट पेडागोजी बस उतना नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ ए साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, और ये तो पता ही होगा जो जिसने भी बीएड किया है या कोई भी टीचिंग रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ा है, उन लोगों को ये तो पता हो कि टीचिंग या पेडागोजी इज़ साइंस और आर्ट। इसमें तो लिखने आता था ना, हाउ टीचिंग इज साइंस एंड हाउ इट इज़ आर्ट। ठीक है, टीचिंग एट आर्ट भी है, तुमको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। जैसे किसी को नाचना आता है, किसी को गाना आता है, तो उसी तरह टीचिंग भी एक आर्ट है। ठीक है, अगर तुम नहीं जानते तो तुमको सीखना है। ऐसा नहीं कि तुम बिना सीखे क्लासरूम में घुस रहे हो, पढ़ा रहे हो। वो चलता था पहले, लेकिन अभी नहीं चलता। ठीक है, अभी तुमको ये पता होना चाहिए पेडागोजी। अगर पेडागोजिकल स्किल्स तुम्हारे पास ना हो तो तुम पढ़ा नहीं सकते अभी। ठीक है, और होना भी चाहिए। इट इज़ साइंस। वाई इट इज़ साइंस? बिकॉज इसमें बहुत सारे मेथड्स है, टेक्निक्स है जो तुमको यूज़ करने हैं। और कहाँ यूज़ करने हैं? टू टीच डिफरेंट स्टूडेंट्स। अलग अलग तरह के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तुमको अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करने हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, एक टीचर है, वो सबको एक ही तरह से पढ़ाता है, बस वही नहीं। और अगर एक क्लासरूम में भी बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनको भी अलग अलग तरह से पढ़ाना, ये होता है पेडागोजी या पेडागोजिकल स्किल्स। और ये एक ऐसे टीचर को ये आना चाहिए। ठीक है, और देखो, पेडागोजी जनरली मैं बीएड की बात कर रहा हूँ, बट हायर स्टडीज़ के लिए भी, हायर स्टडीज़ में हमारे कितने प्रॉब्लम हैं? बहुत सारे प्रॉब्लम है, राइट। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तुम जाओगे, टीचर्स के पास होती नहीं है स्किल्स। इट इज़ द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। इसमें कोई झूठ बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो उनको पढ़ाना ही नहीं आता, बस आते हैं, बुक से नोट डिक्टेट करते हैं और चले जाते हैं। ये होता है हमारे ज़्यादातर कॉलेजेस में, यही चलता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए ये हमको ऐसे टीचर इस चीज़ को सीखना होता है, पेडागोजी। दिस इज़ वाई पेडागोजी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसीलिए तुम्हें कला भी होनी चाहिए और तुम्हें उसका ज्ञान भी होना चाहिए, उसका विज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आया तो ये डेफिनेशन तो आराम से समझ आ जाएगा। इट इज़ हाउ एजुकेटर्स फैसिलिटेट लर्निंग एंड लर्नर थ्रू स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, मेथड्स एंड अप्रोचेस। टर्म ओरिजिनेट्स, देखो मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाया है, बिकॉज कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो उसमें जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, एमसीक्यू बेस्ड, राइट। तो ज़्यादा नीड्स, इम्पोर्टेंस, वाई, ये फलाना ढिमकाना, ये सब करके फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्टली पॉइंट में देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, जैसे टर्म कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है पेडागोगोस। इसका मतलब क्या है? टू लीड द चाइल्ड। अब इसको मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि तुम खुद ही समझ जाते, इसको कोई समझाने का है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये समझाने तुमको एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, तो जिस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऐसे ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा और पेडागोजी को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको डाला है। देखो, इवोल्यूशन हमेशा स्टेजेस में होता है, राइट। तो एंशिएंट मेथड, ओरल ट्रेडिशन या रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता का एग्जाम्पल है इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी जितने भी कहानियाँ तुम सुनते हो, ठीक है, या समझ लो तुम्हारी दादी माँ तुमको कोई कहानी सुना रही है कि उनके दिनों पे ऐसा होता था। तो बचपन में जब तुम इसको सुनते थे तो वो भी एक तरह का लर्निंग है। ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज़ ए इनफॉर्मल,
इट इज़ ए इनफॉर्मल एडुकेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये तो पता है तुमको, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ, जब तुम कोई भी चीज़ अपने दोस्तों से, एल्डर से, फैमिली से सीख रहे हो तो वो इनफॉर्मल एडुकेशन में आ जाता है, ठीक है। फॉर्मल एडुकेशन जो तुम स्कूल्स में सीखते हो एक्सेट्रा। नॉन फॉर्मल मतलब क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में, ठीक है। और जिसको पता है अच्छे से कमेंट करना, ठीक है। तो वही है ओरल ट्रेडिशन, रोट मेमोराइजेशन। जैसे हमारे वेद, संस्कृत के बहुत सारे श्लोक्स एंड ऑल, ठीक है, वो सब कहाँ से आए, वो सब ओरल ट्रेडिशन से आए, रोट मेमोराइजेशन, ठीक है। तो पहले जो स्टूडेंट्स होते थे उनके पास ये कॉपी, पेन, टैबलेट्स एक्सेट्रा नहीं होते थे, उनको याद करना होता था, वो अपने गुरु से सुनते थे चीज़ों को और उनको याद रखते थे। सो दैट इज़ रोट मेमोराइजेशन। वो एक उस टाइम का वो पेडागोजी था, समझे बात को। पेडागोजी आज तो हमने इसको डिफाइन करके मतलब पेडागोजी ऐसे वर्ड देके अच्छा बना दिया, बट वही है पेडागोजी का मतलब, ठीक है। सोक्रेटिक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी, ठीक है। सोक्रेटिक मतलब एक टाइम था ना जब बहुत सारे डिस्कवरीज हो रहे थे, जैसे न्यूटन के टाइम पे हो, ठीक है। तो इतने सारे डिस्कवरीज होती भी नहीं थी ना तब। आजकल देखो हर दिन कोई ना कोई डिस्कवरी, रिसर्च ये सब हो रहा है, तो ये जो चीज़ें बहुत सेचुरेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन तब जब लोगों के पास बेसिक एजुकेशन नहीं होता था यूजुअली, ठीक है, तो एक कोई बहुत दिमाग वाला आदमी आता था, जैसे न्यूटन, पेड़ के नीचे बैठ जाता था, एप्पल गिरता था और उसको ग्रेविटी के बारे में पता चलता था, ठीक है। तो सोक्रेटिक मेथड जनरली इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग। जैसे उसके बाद आता है मेडिएवल यूरोप, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये बहुत होता था मेडिएवल यूरोप में। जैसे फ्यूडलिज्म बोलते हैं, ठीक है। फ्यूडलिज्म का मतलब ये है कि यहाँ फ्यूडलिज्म पे चर्च का चलता था, चर्च का बोलबाला, ठीक है। दे वर लाइक गैंगस्टर्स ऑफ दैट टाइम, ऐसे समझो, ठीक है। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब वो चर्च ने जो बोला वही एडुकेशन है, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न एरा, प्रोग्रेसिव एडुकेशन, आज के दिन में जो चल रहा है, और इंजन आपका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जॉन डेवी, ठीक है। कोई अगर इनको नहीं, ये जॉन डेवी नहीं पता तो भाई तुमको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, बिकॉज पेडागोजी या एडुकेशन में जॉन डेवी एक बहुत बड़ा नाम है। जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान, वैसे एडुकेशन में जॉन डेवी, ऐसे, ठीक है। सो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, मॉन्टेसरी, रोशियो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीचिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आजकल के ज़माने का है, ठीक है। आजकल के ज़माने में क्या है, अगर तुम अपने दादा से, पापा से पूछोगे, ठीक है, उनको बहुत मार पड़ती थी, इनफैक्ट हमको भी पड़ी है बहुत मार हमारे टाइम पे, ठीक है। लेकिन आजकल ये सब नहीं चलता है। हमारा जब बीएड का टीचिंग इंटर्नशिप हो रहा था, उल्टा हमको गरियाया जाता था सुपरवाइजर्स द्वारा कि स्टूडेंट को क्यों तुम हैरेस कर रहे हो, क्यों, मतलब स्कोल्ड भी नहीं कर सकते तुम, इस तरह का सिस्टम है। ये अच्छा है बुरा है ये अलग बात है, अच्छा अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तुम कमेंट करके बताना कि तुमको क्या लगता है, ठीक है। मेजर अप्रोचेस ऑफ पेडागोजी, ये भी इतना बेसिकली ज़रूरी नहीं है, बट पेडागोजी को अच्छे से समझने के लिए इन 3 चीज़ों को तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये 3 भाग तुम समझ गए ना तो तुमको ये अलग अलग चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा, ठीक है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच में है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बाय स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज़ को मैंने एग्जीक्यूट किया, कोई भी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, तो इस बच्चे ने इस बच्चे को मारा, ठीक है। तो वो हुआ, अरे यार ये पेन दूसरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ठीक है, और इसने इसको मारा, ठीक है। तो वो क्या है, इस बच्चे के द्वारा इस पर एक स्टिमुलस है, समझ आया, ठीक है। अब ये बच्चा रिएक्ट कैसे करेगा, वो रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो किसी ने एडुकेशन, अब कोई एडुकेशन फील्ड से है तो तुम लोगों को पता ही होगा कि इन लोगों के बारे में, B.F. स्किनर है या इवन पैवलव, ठीक है। तो वो जितने भी थ्योरीज है इसे क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग पता ही होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट किया जाता था, राइट। डॉग पे हो, डॉग कैसे ड्रॉ करना है, समथिंग लाइक दिस, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, ओके। डॉग पे हो या और क्या पे किया था, कैट पे, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है।
ये सब क्लासिकल कंडीशनिंग है। और जब क्लासिकल कंडीशनिंग भी बिहेवियरिस्ट अप्रोच में ही आता है। क्यों बिहेवियरिस्ट अप्रोच में आता है? क्योंकि ये एक बिहेवियर को कंडीशन करता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के द्वारा, ठीक है। कंटिन्यूस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, एक स्टिमुलस देगा और देखेगा, चेक करेगा कि क्या है, उसके बाद थोड़ा सा चेंज करेगा उसमें, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देखेगा, तो ये एक पॉइंट के बाद जो उसने चाहा है वो बन जाता है, ठीक है। सो ये होता है। मैंने बहुत बुरी तरह से एक्सप्लेन किया है, बट होपफुली ऊपर ऊपर से तुम समझ गए इसको। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये मॉडर्न वाले जो होते हैं ना, इन लोगों का है ये, जैसे पियाजे और बाइगोट्स के, ठीक है। इन लोगों का है ये कॉग्निटिव एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये आइडियाज़, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस पे फोकस करते हैं स्टूडेंट एंड टीचर द्वारा, ठीक है। इसमें मारा मारी ये सब कंडीशनिंग वाला गेम नहीं चलता है, ठीक है। कि फोर्सफुली किसी चीज़, अगर तुम किसी चीज़ को कंडीशन कर रहे हो तो वो चीज़ फोर्सफुली कर रहे हो। जैसे कोई कुत्ता है ना, जो भी डॉग ट्रेनर है ना, जो भी डॉग ट्रेनर है, जैसे कुत्ते को हाथ दोगे वो हैंडशेक करेगा, वो सब कैसे हुआ है? वो कंडीशनिंग की द्वारा हुआ है, ठीक है। तुम हाथ दोगे और यहाँ पे डॉगेस भाई है तो ये हैंडशेक करेगा, ठीक है। तो ये सब क्लासिकल कंडीशनिंग है कि तुम फोर्सफुली किसी चीज़ को एक कंडीशन कर रहे हो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पाने के लिए, ठीक है। एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पाने के लिए तुम उसमें बहुत अलग अलग तरह की स्टिमुलस प्रदान कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत अलग अलग तरह के स्पेसिफिक रिस्पॉन्स चाहिए तुमको, ठीक है। लेकिन पियाजे में ऐसा नहीं। पियाजे और बाइगोट्स की ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कॉग्निशन में फोकस करते हैं, इन लोगों का थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब इनका नंबर आएगा, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच ये कुछ इतना वो नहीं है, इसमें तुम्हारा क्या है कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में फोकस करते हैं। होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट यही तो है अभी कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। मोरल एंड इमोशनल, हाँ ये याद रखना कि मोरल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, ठीक है। कंपोनेंट्स जनरली देख लो, इसको हम स्टेजेस में वैसे भी कवर कर लेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। पेडागोजी तुम समझ गए, अब एनालिसिस क्या है, ठीक है। एनालिसिस का जनरल मतलब क्या है कि किसी चीज़ को देख के तुम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हो और उसको समझ रहे हो, ठीक है। उसको बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि तुमने आज कुछ सुना, ठीक है, तो उस चीज़ को तुमने पहले भी कहीं सुना था, तो उसको भी तुम रखोगे यहाँ पे, पहले भी सुना था, ठीक है। उसके बाद तुम गूगल में देखोगे एक और चीज़ उससे रिलेटेड, ठीक है, वो भी देख लिया। अभी ये 3 कॉमन, एक तुमने सुना, एक तुमने पहले सुना था और एक तुमने गूगल से देखा, ठीक है। और इन तीनों को मिला के तुमने एक धारणा बनाया, ठीक है। मैं बहुत पता नहीं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट इसी चीज़ को बोलते हैं कि जब तुम ये कलेक्ट कर रहे हो, यहाँ से कुछ नॉलेज लाया, इधर से कुछ लाया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। अंडरस्टूड एनालिसिस का मतलब क्या है, राइट। अब तुमको समझने में इतनी दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। सो पेडागोजिकल एनालिसिस इज द प्रोसेस, it is the process of systematically breaking down the content to be taught in teachable components। जनरली हम जो भी टॉपिक हो, कोई भी तुम पढ़ाना चाह रहे हो, अगर तुम डायरेक्टली उसको चढ़ के पढ़ा रहे हो तो कोई किसी को समझ नहीं आएगा। बस जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिसके IQ 120 प्लस होते हैं, समझ लो, उनको समझ आएगा, ठीक है। जो एवरेज वाले हैं उनको समझ, उनके सर के ऊपर से चला जाएगा तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। इसीलिए तुमको पढ़ाने वाली चीज़ों को, ठीक है, जो भी पढ़ाने जा रहे हो उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि सबको समझ आए, ठीक है। और थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज्ड भी करना होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस बीएड वाले या एजुकेशन वाले समझ गए होंगे कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। देखो, कंटेंट एनालिसिस मतलब कोई भी टॉपिक हो या कोई भी बुक हो, समझ लो, ठीक है, तो उसके कंटेंट्स को एनालिसिस करना। बट कैसे एनालिसिस करना? थ्रू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सुना होगा, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या है? कॉग्निटिव डोमेन, डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में लगने वाला जो चीज़ है, ऐसे समझ लो, ठीक है, डायरेक्टली जो माइंड को अफेक्ट करता है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में आता है वो चीज़, ठीक है।
तो कोई भी चीज़ पढ़ के जब कोई भी बच्चे का कॉग्निशन में पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही बात करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है तो वो कॉग्निटिव डोमेन में आएगा, ठीक है। और दूसरा होता है इफेक्टिव डोमेन, ठीक है, सॉरी इफेक्टिव डोमेन। आई रियली इग्नोर माई हैंड राइटिंग, ओके, आई एम सॉरी। मुझे लग रहा है मैं खुद पढ़ रहा हूँ इसीलिए ऐसे कर रहा हूँ, ओके। इफेक्टिव डोमेन, ठीक है, ये अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा वैसे भी, इफेक्टिव डोमेन। और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन, मैं लिखूँगा नहीं, ठीक है। तो तीसरा होता है क्या, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन मतलब तुम्हारे माइंड और मसल दोनों को इफेक्ट करता है। जैसे लिखना हो गया, ठीक है, जब तुम लिखते हो कुछ एग्ज़ाम में, ठीक है, तो तुम अपना कोग्निशन का मतलब दिमाग यूज़ करना, ठीक है, कोग्निशन और मसल, फिंगर्स दोनों यूज़ कर रहे हो, तो वो हो गया तुम्हारा साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। जैसे कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो समझो, वो भी एक साइकोमोटर डोमेन में आता है, ठीक है, समझ गए। कहाँ पहुँच गए हम, ओह शिट, ओके, थोड़ा सा ये हट गया था इसलिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके। सो समझ गए ना पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है। सो इसमें सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, देखो सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस, ये बस लिख के रख लो क्या क्या है, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस भी पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर में आ जाता है, ओके। स्टेजेस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस क्या क्या है, इसको तो तुमको बताना नहीं पड़ेगा यार, सीधा सीधी दिया है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट पहला वाला, एनालिसिस ऑफ कंटेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्री रिक्विजिट, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। अभी देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्री रिक्विजिट मतलब क्या, कोई भी चीज़, जैसे तुम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए ऐसे टीचर तुमको क्या चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, कौन से स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये सब, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए वो भी ज़रूरी है, ठीक है। स्टूडेंट को तुम इसीलिए पहले थोड़ा सा वार्म अप दोगे इस चीज़ से, कोई स्टोरी बोल के या कोई भी, तो वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्री रिक्विजिट, ठीक है। प्री रिक्विजिट पता होना चाहिए तुमको कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी मतलब क्या है, मतलब ये इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। क्रिटिकल पेडागोजी जनरली तुमको पता है कि क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये क्वेश्चन, क्यों, कोई भी चीज़ को जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो वही क्रिटिकल थिंकिंग है जनरली, ठीक है। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, तो जनरली इसी आवाज़ उठाने को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर तुम समझने जाओ तो क्रिटिकल पेडागोजी क्या है, क्रिटिकल पेडागोजी इज एन एजुकेशनल अप्रोच दैट एनकरेजेस स्टूडेंट एंड टीचर्स टू क्वेश्चन एंड चैलेंज पावर स्ट्रक्चर, सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज एम्बेल्ड इन सोसाइटी एंड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। कि हमको सवाल करना आना चाहिए, ठीक है। समझ लो एक टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री का, ठीक है, उस पर कोई एक कास्ट या ट्रेडिशन के बारे में कुछ डेरोगेटरी या ऑफेंसिव बातें लिखी गई है, ठीक है, और हर कोई इसको पढ़े जा रहा है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को एड्रेस कोई नहीं कर रहा है, उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, ठीक है। तो ये क्या क्रिटिकल पेडागोजी है, नहीं है, ये क्रिटिकल पेडागोजी नहीं है, ये बस एक इंटेलिजेंट लर्निंग है, ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, जैसे तुम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई स्टूडेंट सवाल ही नहीं कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस, हाँ ठीक है, प्लांट को सनलाइट चाहिए पर क्यों चाहिए, ये सवाल कितने कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जनरली यहाँ पे किसी चीज़ पावर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, ये सबको क्रिटिकल पेडागोजी बताया और वो भी है, बट जनरली इट इज़ रिलेटेड टू द लर्नर्स एंड टीचर्स क्रिटिकल थिंकिंग,
ठीक है, जो कि हमारे देश में बहुत कम है। कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात नहीं करता है। इसके हिस्ट्रिकल एंड फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड का थोड़ा सा देख लेते हैं। एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आ जाते हैं कभी तुम बता नहीं सकते, जैसे इसका बाप कौन है, ठीक है। देखो बाप तो होते ही हैं हर कंसेप्ट के, ठीक है, हर थ्योरीज के। इसका है पोलो फेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब और भी चीज़ें इसके रिलेटेड। ब्राज़ीलियन एडुकेटर है, ठीक है, फादर ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके द्वारा एक बुक लिखा गया था, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, ये भी कहीं ना कहीं तो आया था, ठीक है। सो समझ गए, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।